बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 27 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारे पास है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। अपने पिछले टॉपिक में हमने एनर्जी को क्या किया हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था, और एनर्जी को हमने क्या किया था, दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहले नंबर पे हमारे पास है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। अब एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा एनर्जी का रिसोर्स है जिसमें हम एनर्जी गेन करते हैं बाय कंबस्टन, और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फॉसल फ्यूल की, जिसमें हम क्या करते हैं, कोल, ऑयल या फिर जो नेचुरल गैस हैं ये इसमें आ जाते हैं। और उसके बाद इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने कहा था कि ये एनर्जी का ऐसा रिसोर्स है जिसमें हम एनर्जी गेन करते हैं लेकिन नॉन कंबस्टन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी हासिल करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसमें हमने सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ा था, उसके बाद हमने टाइडल पावर के बारे में पढ़ा था, विंड के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद सॉलिड वेस्ट और ओशन थर्मल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम शॉर्टली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो इसमें हमने कहा था कि जो रेन वाटर होता है जब हाई माउंटेन पे फॉल करता है तो उसमें क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब पानी रन करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और पानी के वे में जब हम टरबाइन फिक्स करते हैं तो उसे जनरेटर रन करता है, जनरेटर रन करेगा तो क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह टाइडल पावर की बात करते हैं तो हमने कहा था कि जो टाइड्स होती हैं ये बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून या फिर हम सन कहते हैं। और जब टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं तो इससे क्या होता है, बेसिकली हमारे पास टरबाइन रन करती है, जब टरबाइन रन करेगा तो जनरेटर, और जनरेटर चलेगा तो उससे क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और इसी तरह विंड पावर को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी के इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स में, वो है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके क्या हैं बेनिफिट्स कौन से हैं, और उसके बाद इसके क्या है जो लॉसेज हैं या एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल बाय न्यूक्लियर फिशन, कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है बेसिकली ये ऐसी एनर्जी है जो हम क्या करते हैं, गेन करते हैं कौन से प्रोसेस के थ्रू, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के थ्रू। अब व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस या न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस क्या है, ये कहाँ पे अकर होता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो न्यूक्लियर फिशन है ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिशन, कि जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता है ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर क्या होता है, टेक प्लेस होता है। और ये जो प्रोसेस होता है, जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता है, लार्ज अमाउंट में क्या चीज प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, विच टेक प्लेस इन ए न्यूक्लियर। उसके बाद वो कहता है कि ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के थ्रू, बेसिकली इसमें क्या होता है, इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। ये जो न्यूक्लियर फिशन है ये बेसिकली क्या चीज प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर हीट प्रोड्यूस करता है। और ये जो हीट होती है ये क्या करती है, जो वाटर होता है, वाटर लिक्विड होता है, इसको कन्वर्ट करती है किस चीज के अंदर, स्टीम के अंदर। और ये जो स्टीम होती है ये ड्राइव करती है, रन करती है किस चीज को, टरबाइन को। और जब टरबाइन रन करेगी तो क्या होगा, जनरेटर रन करेगा, और ये जनरेटर जब रन करता है तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली इसमें हम न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये जो हीट एनर्जी होती है ये क्या करती है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। और ये जो स्टीम होती है ये क्या करती है, टरबाइन को रन करती है। जब टरबाइन रन करेगी जनरेटर रन करेगा, और जनरेटर जब रन करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं फिशन प्रोसेस के थ्रू, तो इसके एडवांटेजेस कौन से हैं और इसके साथ इसके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है डज नॉट प्रोड्यूस वेस्ट गैसेस, मीन कि इस प्रोसेस के दौरान कोई वेस्ट गैस प्रोड्यूस नहीं होती, विच पोल्यूट द एयर अनलाइक यूजिंग फॉसल फ्यूल। जब फॉसल फ्यूल हमें पता है बर्न्ट होते हैं तो उस वक्त कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो क्या है वेस्ट गैसेज हैं जो हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि जो न्यूक्लियर फिशन है इसका एडवांटेज ये है कि कोई न्यूक्लियर वेस्ट गैस प्रोड्यूस नहीं होती, जिससे ये क्या होता है हमारी जो एयर वगैरह होती है वो पोल्यूट नहीं होती। एक तो इसका ये बेनिफिट है, लेकिन साथ में वो कहते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। However, each nuclear power station only can last for about 30 years and strictly वो कहते हैं safely measures have to be taken to avoid the radiation pollution। लेकिन वो कहता है कि ये डिफरेंट किस्म की रेडिएशन जो होता है ये क्या करता है, मीट करता है, और ये जो रेडिएशन होती है ये क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। Volcans, hot spring and gaseous allow the escape of heat, hot substance from the inside of earth। और ये वो कहता है कि यहाँ पे वोल्केनिक या हॉट स्प्रिंग वगैरह जो होते हैं ये क्या करते हैं, ज़मीन से जो हॉट होती है या हीट होती है उसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू एस्केप। और ये जो नेचुरल हीट एनर्जी होती है ये ट्रैप होती है अंडरग्राउंड, और ये जो नेचुरल क्या आती है हीट एनर्जी जो हमारी अर्थ जो होता है जो इसको ट्रैप किया होता है इसे हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे वो कहता है वाटर और स्टीम कैरिंग जियोथर्मल एनर्जी कम्स अप टू सरफेस इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है या आइसलैंड आ जाता है। तो जियोथर्मल एनर्जी में बेसिकली वो ये कहता है बेटा कि जो एनर्जी होती है ये हीट की फॉर्म में हमारी जो अर्थ होती है इसने इसको क्या किया होता है, ट्रैप किया होता है। और क्या होता है जो स्टीम होता है या वाटर होता है ये जो जियोथर्मल एनर्जी होता है इसको क्या करता है, सरफेस पे लेके आता है। और ये कहाँ पे अकर हो चुका है, न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड, और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज फ्री एंड कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो कहता है कि ये एनर्जी का फ्री सोर्स है और ये काफ़ी अरसे तक क्या है, रह सकता है। साइट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी आर यूजुअली लोकेटेड इन द एरियाज अवे फ्रॉम द कंज्यूमर, कि जो वहाँ पे क्या होते हैं बेटा, कंज्यूमर मौजूद नहीं होते, उससे दूर जो होता है ये क्या है, जियोथर्मल एनर्जी का प्रोसेस अकर होता है। दिस मेक हार्नेसिंग ऑफ जियोथर्मल एनर्जी एट दी साइट इम्प्रैक्टिकल। और उसके अलावा फर्दर मोर हार्मफुल सब्सटेंस सच एज बोरॉन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर आल्सो रिलीज्ड टुगेदर इन द हॉट वाटर और स्ट्रीम। कि वो कहता है कि जब ये हॉट स्प्रिंग या एनर्जी कम आएगी सरफेस पे आएगी तो उस वक्त ये क्या करता है, बोरान गैस या बोरान मेटल जो होता है वो एक्सक्रीट करेगा, इसके साथ जो होता है ये सल्फर के ऑक्साइड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर वेपर के साथ मिलके एसिड बनाएंगे जिससे एसिड रेन काज होती है। और तो ये इसका क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास, डिसएडवांटेज आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट से भी हम क्या करते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं कन्वर्जन ऑफ, मीन के कन्वर्ट मीन के चेंज करते हैं हम वेस्ट मटेरियल। कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं, ट्रैश होता है, पेपर होता है, या फिर ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जानवरों का गोबर वगैरह, प्लास्टिक मटेरियल है, कैंस हैं, या फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय हाइड्रोजिनेशन। मतलब यह है कि ये जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास वेस्ट मटेरियल हैं इनको हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। और हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इनसे एनर्जी गेन करते हैं। और ये केमिस्ट्री में आपने हाइड्रोजिनेशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। इसके अलावा वो कहता है कि पायरोलाइसिस या फिर बायो कन्वर्जन कैन प्रोवाइड ऑयल एंड गैस आर आल्सो देयर थ्रेट एज ए सोर्स ऑफ
pollution of land and water that can be countered। मीन ये है कि पायरोलाइसिस, बायो कन्वर्जन या हाइड्रोजिनेशन, ये तीन ऐसे प्रोसेस हैं जो सॉलिड वेस्ट पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और इससे हम क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल या फिर इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ओशन थर्मल ग्रेडियंट। क्या चीज होते हैं, ये एक एनर्जी का हमारे पास सोर्स है और ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इन ओशन, समुद्रों के अंदर, स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर इज अबाउ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेप्थ ऑफ फ्यू 100 मीटर ओनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो बड़े ओशन है उनकी जो सरफेस होती है वो कहते हैं वहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और अगर हम फ्यू 100 मीटर डेप्थ पे जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिस डेवलपमेंट ऑफ एन ओशन थर्मल ग्रेडियंट हीट ऑफ कंडक्टेड फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो मैन हैज डेवलप्ड टू टेक्नोलॉजी टू यूज द थर्मल ग्रेडियंट टू ड्राइव द टर्बाइन for electricity generation, but this may be disturb the marine ecosystem। और यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, ये एक मैराइन है, इसकी सरफेस पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, बॉटम टू फ्यू मीटर में यहाँ पे क्या चीज़ है, इसका टेम्परेचर 5 है। अब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी होती है ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और यहाँ पे वो कहता है कि जब ट्रांसफर होती है तो वाटर के अंदर डिफरेंट किस्म की क्या होती है, टर्बाइन फिक्स होती हैं। जब एनर्जी क्या करती है, मूव करती है, तो ये टर्बाइन क्या करती है, रन करती है। और टर्बाइन के रन करने से जनरेटर रन करेगा और जनरेटर रन करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन वो कहता है कि इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन इससे हमारा जो मराइन इन्वायरमेंट होता है, जब हम पानी के अंदर टर्बाइन फिक्स करेंगे, टर्बाइन रन करेगी तो मराइन के अंदर जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ये था हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनएग्जॉस्टिबल, जो लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं कर सके थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे न्यूक्लियर एनर्जी है, जिसमें न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता है और हीट जनरेट होती है। इस हीट से क्या किया जाता है, वाटर लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे टर्बाइन रन करती है। टर्बाइन रन करेगी तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसका फायदा ये है कि वेस्ट गैसेज मीन के ऑक्साइड ऑफ डिफरेंट किस्म के जो ऑक्साइड होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, जो फॉसल फ्यूल के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन के दौरान वो प्रोड्यूस नहीं होते, जिससे एयर पोल्यूशन से हम प्रिवेंट हो सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान रेडिएशन इमिट होती हैं जो क्या होती है, नुकसानदेह होती हैं, जो कि डिसएडवांटेज है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि जो हमारे पास अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे क्या है, जो एनर्जी है ये ट्रैप फॉर्म में मौजूद है। अब जो वो कहता है कि वाटर या स्टीम जो होता है ये समटाइम ये जो जियोथर्मल एनर्जी होता है इनको सरफेस पे लेके आता है, इससे क्या होती है, हीट जो हम गेन करते हैं इसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं और ये प्रोसेस न्यूजीलैंड, आइसलैंड में अक्कर है। उसके बाद एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज ये हैं कि ये क्या होता है, लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, एनर्जी का फ्री सोर्स है और ये कंज्यूमर से अवे होता है। लेकिन वो कहता है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर बोरान प्रोड्यूस करता है जो हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं। सॉलिड वेस्ट में वो कहता है कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, पेपर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, प्लास्टिक मटेरियल है, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इनको हम बायो कन्वर्जन, हाइड्रोजिनेशन या पायरोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं, जिससे हम एनर्जी गेन करते हैं हीट की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में या फिर ऑयल की फॉर्म में। उसके बाद आ जाता है ओशन थर्मल ग्रेडियंट, कि यहाँ पे वो कहता है कि जो अपर सरफेस होता है, कोई भी जो ओशन होता है ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहाँ का टेम्परेचर 25 है, लेकिन जो अगर सरफेस पे चले जाते हैं तो डेप्थ पे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी वजह से हीट जो होती है ट्रैप होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ पे पानी के अंदर टर्बाइन फिक्स करते हैं, जब हीट ट्रांसफर होगी तो टर्बाइन क्या करेगी, मूव करेगी, जिससे क्या होता है हमारे पास जो होता है जनरेटर रन करेगा, जनरेटर रन करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद लास्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है व्हाट एनर्जी कंजर्वेशन, की एनर्जी को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर लिमिटेड, यहाँ पे वो कहता है कि जो एनर्जी के सोर्सेज हैं ज़मीन के ऊपर ये क्या हैं, लिमिटेड हैं। हैंस देयर इज नीड फॉर अस
टू हैव बैलेंस एंड प्लान यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, इसलिए वो कहता है कि हमें एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं इनको क्या करना चाहिए, बैलेंस और प्लान के थ्रू यूज करना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है डेवलप एंड यूज एनर्जी एफिशिएंट मशीन एंड इंजन। ऐसे इंजन क्या करने चाहिए, मैन्युफैक्चर करने चाहिए जो क्या हो, एफिशिएंट मशीन हो, मीन के ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें, और उसके अलावा जो एनर्जी को क्या करें, या ऑयल है या पेट्रोल है उसको क्या करें, लेस कंज्यूम करें। उसके बाद रिड्यूस वेस्ट बाय रिसाइकलिंग, मीन कि अगर हम प्लास्टिक की चीज़ें हैं, हमारे पास जो वेस्ट है, पेपर वगैरह होता है, इसी तरह प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस मीन कम करना है। और उसके अलावा जो वेस्ट होता है, मीन के ये जो पेपर होता है या फिर प्लास्टिक की सब्सटेंस, इनको रिसाइकल करना चाहिए ताकि हम इससे दोबारा एनर्जी गेन कर सकें। इसके अलावा वो कहता है कि ड्राइव लेस, मीन के गाड़ी का यूज़ कम करना है, वॉक ज़्यादा करना है, और कोशिश करनी है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको यूज़ करें। इसके अलावा घर में जब आपको लाइट की ज़रूरत नहीं होती तो स्विच ऑफ कर दें लाइट। इसी तरह इलेक्ट्रिकल जितनी भी मशीन है हमारे पास, मतलब फॉर एग्जांपल फ्रिज वगैरह है या फिर एसी वगैरह, जब उनकी ज़रूरत नहीं होती तो उस वक्त उनको क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। इसके अलावा जो एयर कंडीशन है उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ये था हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में बेसिकली रिसोर्सेज एनर्जी के लिमिटेड हैं। यहाँ पे वो कहता है कि कुछ ऐसे वेज हैं जिनके थ्रू हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो ऐसे इंजन या मैन्युफैक्चर करने चाहिए जो क्या हो, एफिशिएंट मशीन हो, डेवलप एंड यूज एनर्जी एफिशिएंट मशीन। उसके बाद रिड्यूस वेस्ट बाय रिसाइकलिंग, ड्राइव लेस, वॉक करना चाहिए ज़्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा जब घर में लाइट्स या फिर फ्रिज वगैरह जब उसका यूज़ ना हो तो उसको ऑफ कर देना चाहिए, या दूसरे जो इलेक्ट्रिकल मीन का हमारे पास सब्सटेंस। इसके अलावा एयर कंडीशनर का कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।